सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रहे हैं। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। विकसित भारत की जैसे डेफिनेशन है, एक्सपैंड करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका एक महत्वपूर्ण पिलर है कि भारत आर्थिक रूप से संपन्न है। आज की इकोनॉमी में कोई भी आइसोलेशन में इकोनॉमीज नहीं चल सकती। जब रीजनल सप्लाई चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी इंटीग्रेटेड है, हर लाइन में आप देख लीजिए, तो उसमें आप आइसोलेशन की इकोनॉमी नहीं चला सकते। लैंड चाहिए, लोग चाहिए, कैपिटल चाहिए और आज के संदर्भ में टेक्नोलॉजी भी चाहिए। डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज को कम किया है। अभी डीरेगुलेशन कमीशन बनाया है पूरी तरह से। फाइनेंशियल सेक्टर में अभी एक और डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं। ये बिजनेस एक एनवायरनमेंट बनाने की है, कॉन्टेक्स्ट बनाने की है, राइट। आप बिजनेस को नहीं कह सकते कि जाके आप पैसे लगाओ। स्केलेबिलिटी इज अ मेन इशू। आप माइक्रो से जो स्मॉल में जाते हैं वो 0.066% भी नहीं है जो माइक्रो से स्मॉल की तरफ जाते हैं। माइक्रो से स्मॉल 0.006 और जो स्मॉल से मीडियम जाते हैं वो 0.05 और जो मीडियम से लार्ज बनते हैं वो नंबर तो मतलब 0.00 के बाद मुझे कोई नंबर नहीं दिखा उसको। प्रोटेक्शनिज्म सब चाहते हैं, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म के साथ हम इकोनॉमी को ग्रो एक लेवल के बाद नहीं कर सकते। हमने जापान और कोरिया से FTA करे कितने साल हो गए, हमें फायदा मिला क्या? AI will kill the MSME if they are not understanding. Will not नहीं, they have started killing. मैं ये बता रहा हूँ। Getting ना? Yes. अभी तो कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो GST कम करो, इनकम टैक्स कम करो। इस पॉइंट को कौन एड्रेस कर रहा है? कंपटीशन को खोल रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि अभी दिवाली आने वाली है, अपने घर की झालर आप चाइनीज मत लेना, लोकल वाले से लेना। लोकल वाला बना रहा है क्या? अभी भी जहाँ लॉ थोड़ी बनाया है, नैरेटिव करके करा। मैंने आपको एक दो फैक्टर बताया नीरज जी। स्केलेबिलिटी, जब तक आप स्केल नहीं करोगे इवन डोमेस्टिक इकोनॉमी में यू कैन नॉट बी अफोर्डेबल। किसी ने मुझे कहा कल परसों, स्वदेशी में विचार रखना भी आपको धनी होना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेल्दी टू बिलीव इन स्वदेशी। एक गरीब आदमी स्वदेशी नहीं हो सकता। मैं नहीं खरीद सकता लिनन शर्ट, मेरे को पॉलिस्टर ही खरीदना होगा या मिक्स खरीदना होगा जहां मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, राइट। सो इट्स अ रिच मैन्स हॉबी। गोपाल कृष्ण जी, still 90% people are earning less than 2 lakh rupees in a year. Yes. ये भी सच्चाई है। कंसंट्रेशन है, वेल्थ है। फाइनेंस एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इतना हमने उसको जबरदस्ती का भाव दे दिया है, राइट। तो जो पैसा लगाता है रिटर्न, उसकी रिटर्न सबसे सुप्रीम होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, और स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे आज हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जी कई बार अभी रिसेंट हाल ही में उन्होंने स्वदेशी की बात की है, मेक इन इंडिया और स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें ये नारा बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब क्या है, कैसे होगा ये, और स्वदेशी का रियल मीनिंग क्या है, इन सब पे बातचीत आज करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान 2G हैं। एक गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन उससे ज़्यादा पहचान है कि इकोनॉमिस्ट भी हैं। दूसरे मेरे मित्र गोपाल कुमार जी हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, एक्चुरी हैं। एक्चुरी मतलब जो इंश्योरेंस की कैसे तय होता है वो बनाते हैं। तो दोनों को सर बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा मज़ा आ रहा है, 2 गोपाल हमारे साथ हैं। गोपाल के देश में 2 गोपाल हमारे साथ हैं। तो दोनों से गपशप होगी कि कैसे देश में क्या चल रहा है इस समय। तो गोपाल कुमार जी पहले आप बताइए, जो कि आप पार्टी से भी जुड़े होंगे, लेकिन आज हम लोग राजनीति से ज़्यादा देश की इकोनॉमी समझेंगे। ये जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रधानमंत्री दूरदर्शिता की तरह से काम करते हैं। सबसे पहला जब 2014 में आए थे तो उसके बाद कोविड की बड़ी त्रासदी आ गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया कि हमें आत्मनिर्भर बनाना है, यानी जो डोमेस्टिक जो एम्पावरमेंट है इंडस्ट्री का, रिसोर्सेज का, लॉजिस्टिक का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और भारत को एक आत्मनिर्भरता के रास्ते पे चलना चाहिए, उनका पहला नारा था। फिर उन्होंने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कहा वोकल फॉर लोकल। उन्होंने कहा लोगों को अपने जो लोकल अवेलेबिलिटी की सामान है, व्यवस्थाएं, जो चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं,
उनके प्रति एक नैरेटिव खड़ा किया। और फिर आज जब आज की स्थिति आई है तो उसको सीधे उन्होंने कहा स्वदेशी, यानी लोगों को स्वदेशी सामान को अपनाना है। आत्मनिर्भरता से लेके वोकल फॉर लोकल से लेके अब स्वदेशी पे उन्होंने पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यह एक मार्ग प्रशस्त किया है। पार्टी भी, गवर्नमेंट भी सब लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे सामने। और उसमें एक और चीज है, स्वदेशी की डेफिनेशन भी उन्होंने एक्सपेंड की है। जो अगर आप ट्रेडिशनल रूप से स्वदेशी को देखें अगर हम, तो वो कि भारत में ही स्वदेशी की एक लिमिटेड डेफिनेशन थी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है भारत में बनी हुई वस्तु विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वो स्वदेशी है। कंपनी चाहे मल्टीनेशनल हो, चाहे ओनरशिप किसी की भी हो, अगर भारत में अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसका जो कार्य का क्षेत्र भारत है, तो वह स्वदेशी है। तो यह क्लैरिटी हो गई। नहीं तो हर बार लोगों को स्वदेशी में कंफ्यूजन रहता था कि ये टेबल यानी स्वदेशी जागरण मंच वाला स्वदेशी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। बट ये जो मैं कह रहा हूँ कि उनकी विजन जो है ना, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है। आत्मनिर्भर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होता, देश के रिसोर्सेज को मजबूत नहीं मिलते, हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मजबूत नहीं होती, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉस्ट कम नहीं होती, जो एयरपोर्ट वाटर जो सी पोर्ट्स वगैरह, रेलवेज, ये सब अगर मजबूत नहीं होते तो हम स्वदेशी का नारा लगाए और यहाँ बना कुछ सके नहीं तो क्या फायदा। नारे की बात से गोपाल जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो स्वदेशी जागरण मंच का नारा अब तक रहा है, अब जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो शिफ्ट है। नहीं, शिफ्ट नहीं कह सकते। उनका क्या नारा था उसमें बात ये, अब गांधी जी ने भी स्वदेशी की बहुत बात की है। मैं वर्धा गया तो वहां पे लिखा हुआ था कि स्वदेशी के ऊपर गांधी जी की बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल उनका एक पिलर उसको मानते थे अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन वो बिल्कुल कहते थे कि हाथ से ही काम करो, या आप बिल्कुल लोकल अपने जहाँ एरिया में रहते हो वहीं की चीज़ें इस्तेमाल करो। वो भी स्वदेशी है। लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी आए, उसके जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच बनाया, उन्होंने स्वदेशी की डेफिनेशंस में एक थोड़ी सी अलग तरीके से बात। इसमें एक चीज़ और है, प्रधानमंत्री जी ने जो गुजरात में अपनी स्पीच दी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमको भारत में चीज़ें जो बन रही हैं, बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडियन लैंड, ठीक है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें पैसे का रंग नहीं देखना है, काला पीला नीला किस तरह का है। ही वॉज मेंट टू से डॉलर, येन या रुपए से नहीं था, ठीक है। अब उसका बहुत सारे लोग इंटरप्रिटेशन अलग अलग भी लगा रहे हैं। आई एग्री कि इंडिया में चीज़ें बननी चाहिए। एफडीआई कहाँ से भी आ रहा है या अपना पैसा लग रहा है, परफेक्ट है। मैं शिफ्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच का ये स्टैंड था कि हमारा अपना होना चाहिए, हम खुद उसको क्रिएट करें। तो अभी हम स्वदेशी जागरण मंच में नहीं जा रहे, हम इस पे आ रहे हैं। सेकेंड लेग इसका ये हमें जानना है आपसे कि स्वदेशी में एक तो ये हो गया कि आप कहीं से भी लाके यहाँ बनाएं, तो क्या ये ट्रांसलेट हो रहा है क्या? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एक चैलेंज है। जिस सर्कमस्टेंसेस में हम रह रहे हैं जियोपॉलिटिकली, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, एफडीआई आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे में इस नारे को जमीन पे उतारने के लिए क्या प्लान्स है? देखिए, बात यह है कि अल्टीमेट गोल जो होता है वो एकदम आप अचीव तो नहीं कर सकते। एकदम अल्टीमेट आइडियलिस्टिक गोल जो रखा है, अब विकसित भारत का एक गोल प्रधानमंत्री ने रखा है। अब विकसित भारत की डेफिनेशन क्या है? आर्थिक रूप से महाशक्ति भी है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप प्रोवाइड भी कर सके, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे भारत की एक अच्छी आवाज़ के रूप में पहचान हो, ग्लोबल साउथ के हमको लीडरशिप की स्टेटस मिले, अफ्रीकन कंट्रीज़ हमारे साथ अच्छे रिलेशंस हो। तो विकसित भारत की जैसे डेफिनेशन है, एक्सपैंड करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका एक महत्वपूर्ण पिलर है कि भारत आर्थिक रूप से संपन्न हो। और आर्थिक रूप से संपन्न कब होगा? जब उसका जो आर्थिक संपन्नता है वह आत्मनिर्भरता से आएगी। यानी अब हमारे पास क्रिटिकल मिनरल तो है नहीं, हमें डिपेंड करना पड़ता है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, आज की इकोनॉमी में
कोई भी आइसोलेशन में इकोनॉमीज नहीं चल सकती। जब रीजनल सप्लाई चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी इंटीग्रेटेड है, हर लाइन में आप देख लीजिए, तो उसमें आप आइसोलेशन की इकोनॉमी नहीं चला सकते। बट उसकी आर्थिक संपन्नता का देश का नेशनल इंटरेस्ट के रूप में देश को फायदा हो, तो आज मोबाइल कंपनियां हैं, अब आईफोन भी बना रहे हैं, और भी कंपनियां जो यहाँ पे बना रहे हैं इतने बड़े। मैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा में रहता हूँ, 200 कंपनीज मोबाइल कर रही है, तो वो तो असेंबली बहुत चीजें कर रही है, वैल्यू एडिशन जरूर कर रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी इंटीग्रेट कर रही है, लेकिन बैटरी कहीं से ले रही है, उसका स्क्रीन कहीं से ले रहे हैं, कवर कहीं से ले रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यह आइसोलेशन की इकोनॉमी इस वक्त नहीं चल सकती। तो जब भी हम भी बात करते हैं, युगानुकूल परिस्थिति को देखते हुए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके गोल अपना सामने रखना है। गोपाल कुमार जी, ये जमीन पे कैसे ट्रांसलेट होगा? क्योंकि हमारे देश की जो स्टेटेड पॉलिसी है, गोपाल जी, ये आपसे पहले गोपाल जी समझ लेता हूँ, गोपाल कुमार जी से, वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की है। अब हम मेक इन इंडिया पे आ रहे हैं, कंजम्पशन वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बताइए कि अभी एज ऑन डेट हम मेक इन इंडिया की तरफ जा रहे हैं या अभी हम असेंबल इन इंडिया पे हैं? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने हमारे मेंटर के साथ एक फ्रेम में मौका दिया हमें साथ में रखने के लिए, और ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, चाहे वो डोमेस्टिक कंसर्न देखें या इंटरनेशनल देखें। एक जमीन पे लाना और एक थॉट प्रोसेस में रखना गैप होता है, राइट? उसमें कुछ लैग इफेक्ट होते हैं, इमीडिएटली नहीं होता। बट टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, देखिए डिमांड कर्व सप्लाई कर्व दोनों ही होते हैं इकोनॉमी में, राइट? कौन पहले कौन बाद में, उसके अलग अलग अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आपके पास सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड नहीं हो तो सप्लायर भी डिस्करेज हो जाएगा आगे और सप्लाई बढ़ाने के लिए, और आपके पास डिमांड हो और सप्लाई नहीं हो तो प्राइस बढ़ेगा, राइट? तो दोनों तरफ उनकी अलग अलग खामियां हैं, फायदे हैं। दोनों साथ में चलना भी अपने आप में मुश्किल है, बिकॉज डिमांड आप इमीडिएटली क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे फिस्कल मॉनेटरी इंसेंटिव से आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो, बट सप्लाई को क्रिएट करने में, बिल्ड करने में टाइम लगता है, एक उसका लैग इफेक्ट है। तो गैप तो हमेशा रहेगा नीरज जी। बट मेक इन इंडिया जहाँ तक मुझे समझ में आता है, एक बहुत अच्छी पहल है। पहल अच्छी होना और उस पर साथ में मिलकर काम करना और उसमें कंसेंसस बनाना, बिकॉज आप सप्लाई की जब बात कर रहे हैं तो सप्लाई के लिए आपको 4 चीजें चाहिए नीरज जी, जो प्रोडक्शन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जिनको आपको पास लैंड चाहिए, लोग चाहिए, कैपिटल चाहिए, और आज के संदर्भ में टेक्नोलॉजी भी चाहिए। आपके पास लोग हैं, आपके पास लैंड है, सरकार भी हेल्प करती है लैंड एक्विजिशन में, क्या आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है और क्या आपके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है? शायद ये 2 विषय है जहां से हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े थे, राइट? जहां हमारे पास कैपिटल स्कैर्स है तो हम बाहर से कैपिटल लें, या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम बाहर से टेक्नोलॉजी लें। बट स्वदेशी आप देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अपना हो, और मैं इसको कहीं ना कहीं एक अपने संस्कृति से जोड़ता हूँ। अगर आप अपने कल्चर के 5 स्तंभ को देखेंगे, जो मैं समझता हूँ, एक पहला है स्तंभ डाइवर्सिटी, राइट? चाहे वो रीजनल डाइवर्सिटी हो, और हमारे स्वदेशी या पहले जो SSI और उसके पहले कॉटेज इंडस्ट्री था, कहीं ना कहीं उसका डाइवर्सिटी से बहुत ही लेना देना था। दूसरा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी था, पहले जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, स्पिरिचुअल मीन्स हम प्रॉफिट मोटिव नहीं होता था, कहीं ना कहीं हम धर्म, सेवा और संगठन की बात करते थे, ठीक है? और उसमें दूसरी थी, हम फैमिली ओन्ड हुआ करते थे, कम्युनिटी बेस्ड होते थे, टॉलरेंस था, बिकॉज हमारा वो गांव के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ा था, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, राइट? तो इन सब चीज़ों से जो स्वदेशी इज नॉट जस्ट हैविंग योर ओन रॉ मटेरियल और योर ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब स्वदेशी पॉलिसी भी आपकी है तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को गाइड कर। क्या अभी ये मिसिंग फैक्टर है जो आप बता रहे हैं? एक फैक्टर उसमें जैसे कि प्रॉफिट वाला है, बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट मेकिंग। अब देखिए, इसको बहुत ध्यान से सभी दर्शक भी समझ लें, जो बिजनेस करने जाता है उसका मोटिव प्रॉफिट बनाना है। सेकेंडरी आता है कि वो केवल प्रॉफिट मेकिंग पे ही फोकस ना करें। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे स्टार्टअप खाली वैल्यूएशन पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। इस परिस्थिति में जहां बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट में देख रहा है, गोपाल जी की सरकार ने इतनी मेहनत की, प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है, क्यों नहीं उतर रहा? मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि असेंबल इन इंडिया, रियल मेक इन इंडिया में क्यों नहीं उतर रहा है? देखिए, जो एक पुरानी
उद्भव था एक हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, वो आज 3 आयाम उसके हैं। एक उसकी इकोनॉमिक डायमेंशन है, एक उसका सोशल डायमेंशन है, एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। एक उसका अगर आप देखेंगे सोशल डायमेंशन, तो हम इंक्लूजन की बात करते हैं, राइट। हम सबको एक साथ जोड़ के, चाहे वो कैपिटल प्रोवाइडर हो, चाहे हमें वो लैंड दे रहा हो, चाहे लोग आ रहे हो साथ में, या किसी के पास अगर पेटेंट है, टेक्नोलॉजी दे रहा हो, तो हम सब एक साथ जोड़ के एक सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं, जो हमारी सरकार ने भी किया है, राइट। दूसरी बात है, इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट मीन्स आज के युग में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमई को ग्रोथ इंजन मान रहे हैं, और वो सही भी है। अगर आप उसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में देखें, एक्सपोर्ट में देखें, हमारे कितने 28 करोड़ लोगों को आप एक्सपोर्ट में कितना 30%, 45% के आसपास एक्सपोर्ट में है, राइट। तो एक बहुत बड़ा वो इंजन ऑफ ग्रोथ भी है। तीसरा, पॉलिटिकली भी आप देखें, ये पॉलिटिकल इशू भी है, एमएसएमई पॉलिटिकल इशू है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, मैं कह रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ एक इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का छात्र होते हुए, कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक जो सोर्स ऑफ नैरेटिव होता है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ही होता है, राइट। तो सोशल और इकोनॉमिक, मैंने थर्ड में आपको पॉलिटिक्स बोला, बट शायद आप उसको चाहे तो फर्स्ट में रख सकते हैं, बट मैं थोड़ा लास्ट इन फर्स्ट आउट से चलता हूँ। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट में रखूंगा। हाँ, आप जवाब देने से आप थर्ड में रखेंगे। क्योंकि मैं सोचता हूँ जो लास्ट में बोलते हैं बहुत देर तक याद रहता है, इसके लिए मैं लास्ट में बोलता हूँ। नहीं, हम लोग पहले नेल हिट करिए, पहला सवाल हमेशा याद रहता है। तो पहला देखिए, पॉलिटिक्स कैसे है। आप 7 करोड़ एमएसएमई, 28 करोड़ लोग काम करते हैं, 20% महिलाएं ओन करती हैं, राइट। तो एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक नहीं कहना चाहिए, एक हमारा पॉपुलेशन का सेगमेंट है, जहां उनके इंटरेस्ट को आपको समझना होगा, ठीक है। चाहे वो आप रीजनल डिस्पैरिटी की बात देख लें, आप ग्रोथ देख लें, हमारे देश में भी बहुत रीजनल डिस्पैरिटी है। आप साउथ वर्सेस नॉर्थ देखें, वेस्ट वर्सेस ईस्ट देखें, राइट। तो कहीं ना कहीं उसको एक एमएसएमई ही एक ऐसा है जो इस गैप को पाट सकती है, राइट। तो एक पॉलिटिकल इशू भी है। तो आज पॉलिटिकल फ्रेमवर्क या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में जो प्रधानमंत्री जितनी बार कहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आत्मनिर्भर भारत या एमएसएमई की बात होती है, तो भली भांति समझते हैं कि इसका कितना योगदान है हमारे देश में एक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल समावेशी पॉलिसी बनाने में। बट ये इसको जमीन पे लाना, जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है। बिकॉज जब डेमोक्रेसी में कंसेंसस बेस्ड आप ढूंढने जाते हैं, हमारी 4 पार्टियां हैं जिनको समझाना होगा, तो एक टाइम तो लगता है। गोपाल जी, आप दोनों लोग इकोनॉमिस्ट हैं। वाइसेस सर्कल या वर्चुअस सर्कल टूटता तभी जब कोई एक सिरा उसका तोड़ दिया जाता है, अपने आप नहीं टूटता वो। उस तोड़ने की प्रक्रिया का जो पेन होता है, समवन हैज टू बेयर। पॉलिटिक्स को बेयर करना है, लोगों को बेयर करना है, इंडस्ट्री को बेयर करना है। अनफॉर्चुनेटली शायद इस समय उसको कोई बेयर नहीं करना चाहता, राइट। इसलिए वो टूट ही नहीं रहा है। वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। मैं मुनाफा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सरकार इंटेंट करेगी, लेकिन वो मेरा जो क्वेश्चन कि हो क्यों नहीं रहा है, वो शायद इसलिए क्योंकि उस जिंक्स को कोई तोड़ना नहीं चाहता। मेरे को क्या पड़ा, सानू की लाइफ चल रही इजी, डिविडेंड डिसरप्शन, एग्जैक्टली। वो डिसरप्शन का पेन कोई ले तभी बात बनेगी। अभी हम लोग डीप डाइव करेंगे जब एसएमई और माइक्रो पे तो आएंगे। एक सवाल आपसे और गोपाल कृष्ण जी, बिग पिक्चर देखिए इंडिया की। हमको कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है आपकी पॉलिसी में, आप मुझे एक्सप्लेन करिएगा। हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बना रहे हैं, 12,75,000 रुपये इफेक्टिवली टैक्स फ्री, ठीक है, जीएसटी कम। ये क्या है? ये कंजम्पशन ड्राइव करने का तरीका है। हाथ में पैसा है, कंजम्पशन ड्राइव करेंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मेक इन इंडिया, जो कि प्रोड्यूसर इकोनॉमी का सिंबल है। दोनों में आप कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। कैसे? आप क्या बनाना चाहते हैं, कंजम्पशन ड्रिवन या प्रोड्यूसर ड्रिवन? नहीं, देखिए, इकोनॉमी का तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डिमांड और सप्लाई को मैच करना है। आज अगर आपने पहले कहा कि प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो वो एक चैलेंज के रूप में हम स्वीकार करते ही थे। उस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने के लिए हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग लगभग 11 लाख करोड़ का कई वर्षों से शुरू कंटिन्यूसली हर साल किया इंफ्रास्ट्रक्चर। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम किया और डिमांड इकोनॉमी में बढ़ाई। तो अल्टीमेटली किसी भी एक पॉलिसी का एक इम्पैक्ट नहीं होता, मल्टीपल उसके इम्पैक्ट और मल्टीपल उसके ऑप्शंस होते हैं जिनको समावेश करके वो लेके आए। अब उसके बाद महत्वपूर्ण है कि
साथ में फिर PSUs को सरकार ने जोड़ा, उन्होंने भी लगभग जो गवर्नमेंट का 11 लाख करोड़ का एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लगभग 10 से 12 लाख करोड़ का कैपेक्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंटिन्यूअसली कर रही है। वो भी एक सक्सेस स्टोरी एक तरीके से है। इन दोनों ने, और थर्ड जो सरकार ने क्या देखे, अब ये सब डिमांड क्रिएट मल्टीपल करना, तो प्राइवेट कैपिटल कैसे बढ़ेगा? क्या वो तो डिमांड को देख के फिल करने के लिए क्या इंडस्ट्री रेसिप्रोकेट नहीं कर रही गवर्नमेंट के इंटेंट पे? कर रही है। अगर इंडस्ट्री को डिमांड मिलेगी तो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होगा। गोपाल जी, 10 साल में सरकार ने कैपेक्स किया, हर साल 11 लाख करोड़, बढ़ाया, बढ़ाते ले आए। कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स से नीचे है, इनकम टैक्स का कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। फिर आपने और इनकम टैक्स छूट दे दी, GST काट दी, तो गवर्नमेंट ने तो ऑल आउट कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए कर दिया। बिल्कुल। प्राइवेट ने कैसे रेसिप्रोकेट किया? कितने कैपेक्स किया उन्होंने? और जो अब सरकारी कैपेक्स पे देश चल रहा है इस समय। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके जो कैपेक्स केवल डिमांड क्रिएट करने के लिए सरकार का नहीं हुआ, उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है। आज हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होने में थी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर थी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रेल का, रोड का, फ्रेट का, एयरपोर्ट का, सागरमाला प्रोजेक्ट वगैरह हैं, अब पोर्ट की शिपिंग, अभी परसों नरसों गवर्नमेंट ने शिपिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। तो इन सब से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, अल्टीमेटली हमारे मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने के लिए उनकी कॉस्ट कम करनी है। तो लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिक्स्ड गुड्स को कम करने, उनकी कॉस्ट को कम करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये हुआ है। और इसी कारण आप 7.8% जो GDP ग्रोथ रेट हुई है, वो अपने आप में एक बड़ा जो सरप्राइजिंग फैक्टर भी था। और आज उसका जो डिनोमिनेटर है बहुत नीचे है। ये वाला सवाल, ये सवाल का जवाब आप दीजिए मुझे, क्या गवर्नमेंट के इंटेंट पे इंडस्ट्री रिस्पॉन्ड कर रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं गोपाल कृष्ण जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव बना इस देश में, कोई शक ही नहीं है। एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवेज, कंप्लायंसेस को कम किया, ट्रेन में, रेलवेज में कितना हुआ, बहुत सारे कानून खत्म कर दिए गए, सब किया गवर्नमेंट ने, फैंटास्टिक जॉब। इंडस्ट्री क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करी वैसे? इसलिए कि जो मैं ये एग्री नहीं कर रहा कि इंडस्ट्री रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कैसे? इंडस्ट्री का एक लैग बिहाइंड होता है। जब तक कि आप उसका अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 से 80% जब हो जाता है, तो उसके बाद वो न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि अनसर्टेनिटीज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कमिट करने को थोड़ा सा झिझक रहती है। सरकार ने जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं ट्रेड को लेके, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स को, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, क्रूड ऑयल वगैरह के प्राइसेस को लेके, जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल टैरिफ्स वगैरह को लेके जो अनसर्टेनिटीज है, उसका पूरा कंट्रोल तो हमारे सरकार के पास नहीं है। इसलिए डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज को कम किया है। अभी डीरेगुलेशन कमीशन बनाया है पूरी तरह से। फाइनेंशियल सेक्टर में अभी एक और डीरेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। क्रिमिनल इंटेंट के लॉस को डीक्रिमिनलाइजेशन किया हुआ है। 1500 से ऊपर लॉस एक्सेप्टेड। यही तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के ये तो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ना। आप स्टार्टअप कैसे इतने बढ़ रहे हैं? देखिए गोपाल कृष्ण जी ने मेरा सवाल आपसे पूछ लिया है। जी बिल्कुल, ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की कोशिश। जो मैं पूछना चाह रहा था गोपाल कृष्ण जी पूछ लिया कि गवर्नमेंट के पार्ट पे सारा कुछ किया गया डोमेस्टिक इकोनॉमी में। इंटरनेशनल हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी सही बात है। क्रूड प्राइसेस मेरे कंट्रोल में नहीं है। ट्रम्प जी कल क्या ट्वीट करेंगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। शी जिनपिंग क्या करेंगे मेरे कंट्रोल में नहीं है। एग्रीड। और लड़ाइयाँ कहाँ होगी, यूक्रेन कब लड़ाई करेगा हमें पता नहीं। इसीलिए वो जो 60% कैपेसिटी पे चल रही थी कोविड के समय, उसको जो 20-22 लाख करोड़ के पैकेज, और अब देखिए अब जो आपका कैपेक्स है अब वो परसेंटेज टर्म में स्टेबल है। पिछले बजट में नहीं बढ़ा, 11 लाख करोड़ है, लेकिन 11 लाख इज ह्यूज अमाउंट। तो आपने अपना पार्ट किया तो उन्होंने 60 से बढ़ा के 80 भी ले गए। 80% के बाद नई फैक्ट्री लगनी चाहिए, लग रही है क्या? यही तो मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी नीरज,
गवर्नमेंट का रोल बिजनेस इनेबलर का रोल है, राइट? करेक्ट। ये बहुत चर्चा में है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में चर्चा की जाती है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, राइट? ये सरकार का कहना, मोदी जी ने कहा था कि हाँ, तो ग्लोबली ये चल रहा है, करना मेरा काम नहीं है। ग्लोबली ये चल रहा है, बट अभी कुछ चेंज आ रहा है उसमें, ग्लोबलाइजेशन अपने नए स्वरूप में आ रहा है, तो उसका भी परिवर्तन हो रहा है उसमें। बट गवर्नमेंट का रोल एक बिजनेस इनेबलर की तरह है, राइट? जैसे गोपाल जी कह रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सप्लाई चेन की बात है, लॉजिस्टिक की बात है। ये बिजनेस एक इन्वायरमेंट बनाने की है, कॉन्टेक्स्ट बनाने की है, राइट? आप बिजनेस को नहीं कह सकते कि जाके आप पैसे लगाओ, राइट? यू कैन क्रिएट दैट इन्वायरमेंट जहां पे दे गेट अट्रैक्टेड। बट अल्टीमेटली आज के वर्ल्ड में दो चीजें बहुत जरूरी है जो समझना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके कंप्लायंस भी उसमें आते हैं, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आता है, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है रिस्क। कोई भी बिजनेसमैन अगर पैसे डालता है तो एक उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, राइट? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% है, तो मैं वैसे ही बिजनेस में लगाऊंगा जहां मुझे 10 से ज्यादा अर्न करने को मिलेगा, राइट? तो इस अनसर्टेनिटी में, जहां भी अनसर्टेनिटी होती है, तो आपकी जो रिस्क एपेटाइट जो है उसको आप एडजस्ट करने के लिए जो रिस्क प्रीमियम आप जब ऐड करते हो, तो हो सकता है वो बिजनेस हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो। तो आज के इन अनसर्टेन माहौल में, चाहे सरकार ने अपना रोल एज एन इनेबलर बहुत किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, बट अल्टीमेट बिजनेस लाने की जिम्मेवारी प्राइवेट सेक्टर की है। बट उनके पास अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के दिन, चाहे वो ग्लोबल ट्रेड हो, चाहे आप ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो। शायद ये एक ऐसा दौर है जहां पे दे वांट टू जस्ट डिफर दिस डिसीजन, बिकॉज जो रिस्क प्रीमियम आप ऐड करोगे बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, शायद उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर सही नहीं बैठ रहा होगा। तो ये कहना कि नहीं हो रहा है, ये भी गलत होगा। बट दिस मे नॉट बी द राइट टाइम, बट दे मस्ट बी इन द ड्राइंग बोर्ड। कुछ तो डिसाइड कर रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, बट जब तक पूरी इनेबलर आप ले आओ नीरज जी, बट जब तक वो बिजनेस को अपनी रिस्क एपेटाइट को समझते हुए रिटर्न उस हिसाब से, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, रिस्क रिवॉर्ड सही तरह से कमेंसरेट वे में जब तक नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार इनेबलर है जी, और आपने अपने पार्ट में इनेबल कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स तक काट दिया, और क्या चाहिए। लेकिन बिजनेस के अपने जो रिस्क हैं या उनको ये कंफर्ट नहीं है। गोपाल जी कह रहे हैं इतनी डिमांड बढ़ाने के लिए हमने काम किया, फिर भी उनको शायद डिमांड नहीं दिख रही है देश में, उनको सिर्फ अमेरिका में डिमांड शायद दिख रही होगी। यही बात आप कह रहे हैं? एक मिनट क्वेश्चन पूरा करने दीजिए कि हमारी इंडस्ट्री को वो इनेबलर होने के बावजूद शायद वैसा रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं है, रिस्क मिटिगेट नहीं होगा, इसलिए उनको लगता है थोड़ा सा डिफर करते हैं। ये लॉजिक तो सर्वदा चलता है। डोमेस्टिक 150 करोड़ लोगों का देश, इतना ज़्यादा हाथों में पैसा डालने की कोशिश, उसके बावजूद आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जो 7.8% का हमारा Q1 GDP आया है, अगर उसको आप नॉमिनल भी लीजिए तो 8.8 गवर्नमेंट का डेटा, मेरा नहीं, 8.8 नॉमिनल। आपको लगता है कि 6-6.5% पे पैसा लगाएगा कोई आदमी? इसका मतलब कहीं एक फॉल्ट लाइन है, वो बताइए आप क्या है। फॉल्ट लाइन, मुझे फॉल्ट लाइन इज वेरी सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है? हाँ, मतलब मुझे प्रॉब्लम कहाँ? हाँ, प्रॉब्लम ये सबके प्रॉब्लम भी इंडिविजुअलिस्टिक होता है, और ये आज के दिन में एक ऐसा भी नहीं है कि हर एक इंडस्ट्री के लिए है। आपको एक इंडस्ट्री वाइज भी सोचना होगा। कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जिनके लिए एक चैलेंज होगा, कुछ इंडस्ट्री है बिकॉज सबका ग्रोथ रेट अलग है, सबके पोटेंशियल अलग है, तो ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, राइट? आप उसका सेक्टोरल अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे नहीं हो रहे हैं। शायद वहाँ पे उनको लग रहा होगा कि बाहर कंट्री से हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, राइट? इसकी वजह से हम नहीं डालते उसमें पैसा, तो ये हो रहा होगा। और ये बिजनेस डिसीजन है, और बिजनेस डिसीजन इस तरह का लेना आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई गलत बात भी नहीं है। अगर मैं वही प्रोडक्शन अगर 10 रुपये में करता हूँ, बाहर से सारा ड्यूटी वगैरह लगा के मैं 9 रुपये में अगर मिलता है, तो इट इज़ नॉट वाइज डिसीजन टू प्रोड्यूस दैट गुड्स इन योर कंट्री, राइट? दैट इज माई वे ऑफ डिफाइनिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड कॉम्पिटिशन। अब प्रोटेक्शन इकोनॉमी से कॉम्पिटिशन इकोनॉमी की तरफ चलना होगा। आप प्रोटेक्शन को आप इतना ये, आज आप, मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ आपको, इसको एक्सप्लेन करिए ठीक से। मैं आपको बताता हूँ। आज हम MSME की बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। आपको पता है कितनी MSME आज की डेट तक लिस्टिंग हुई है? स्केलेबिलिटी इज अ मेन इशू। आप माइक्रो से जो स्मॉल में जाते हैं वो 0.066% भी नहीं है, जो माइक्रो से स्मॉल की तरफ जाते हैं। माइक्रो से स्मॉल 0.006, और जो स्मॉल से मीडियम जाते हैं वो 0.05,
और जो मीडियम से लार्ज बनते हैं वो नंबर तो मतलब 0.00 के बाद मुझे कोई नंबर नहीं दिखा उस पर, राइट। तो आपने इतने साल में एमएसएमई बनाया, आपका ऑब्जेक्टिव था कुछ सालों तक उनको प्रोटेक्शन दो, आप उनको फिजिकल इंसेंटिव दो, बट उनको आप ग्लोबल लेवल तक जब तक नहीं लाओगे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन कैसे होगा, राइट। तो वो बड़े हो ही नहीं रहे हैं। आपने फिर से अभी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपने उसका दायरा बढ़ा दिया, तो दे विल मेनी कंपनीज विल रिमेन एमएसएमई ओनली, बट विल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम? सो आपको प्रोटेक्शन की तरफ से निकलकर कंपटीशन की तरफ जाना होगा, एंड कंपटीशन में जाने के लिए आपको चाहिए, आपको उसको फाइनेंस की सपोर्ट देनी होगी, राइट। उसको स्केलेबल बनाना होगा, उसको टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी की कमी है। हम बात करते हैं क्लाउड, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, कितने एमएसएमई को ये आईटी सर्विसेज मुहैया है, आप बताएं। मैं बहुत एमएसएमई के साथ में, मेरे क्लाइंट भी हैं, वो समझ नहीं पाते आईटी में क्या करूं मैं, राइट। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बड़े नहीं हो रहे हैं, और जब तक वो बड़े नहीं होंगे तो बिल्कुल फनेल आपका तो वैसे ही चौक। सर आप मेरा काम आसान कर रहे हैं सर, ये सवाल है आपके लिए। आज तो मतलब मजा आ रहा है। गोपाल कुमार जी गोपाल कृष्ण जी से पूछ रहे, गोपाल कृष्ण जी गोपाल कुमार जी से पूछ रहे, और मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। ट्रांसपेरेंटली फेयर बात कर रहे हैं आप। देखिए दर्शकों को पहले बता, देखिए इस पॉडकास्ट का मतलब ये है कि सिचुएशन एनालिसिस, इसको सब्जेक्टिव मत लीजिएगा जो हम तीनों लोग बात कर रहे हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक आप कोर इशू नहीं समझेंगे आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास आप गए, आप उसने पैरासिटामोल दे दी, आपका बुखार ठीक हो गया, लेकिन पता लगा अंदर से कुछ और गड़बड़ है। तो प्रॉब्लम को पहले समझते हैं। अब बताइए सर। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात गोपाल कुमार जी ने कही है। फ्रॉम प्रोटेक्शनिस्ट इकोसिस्टम वी हैव टू मूव टू कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम। अगर हमें ग्लोबल लेवल पे अपनी इकोनॉमी को स्टैब्लिश करना है, और ग्लोबल चैलेंजेस तो हैं ही। अब क्या कारण है, व्हाट चुनौतियां क्या है हमारे सामने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जब हम सरकार में आए, सबसे पहले हम चुनौतियों को आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट कर रहे थे। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स, बैंक की एनपीए, इनको हमने क्लियर कट आइडेंटिफाई किया, उसको कारपेट के नीचे नहीं बिछाया, उसका एक सॉल्यूशन आईबीसी के अंतर्गत लेके आए। वन टैक्स वन नेशन के अंतर्गत जो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, कंप्लायंसेस सबसे ज़्यादा एमएसएमई को दिक्कत करते हैं। हम जितने मिलते हैं वो ये कहते थे यार मेरे पास तो इतना प्रोफेशनल्स को लगाने का काम नहीं है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का नहीं है, आज इस डिपार्टमेंट में जाऊँ उस डिपार्टमेंट में जाऊँ। तो कंप्लायंसेस वाज अ बिग चैलेंज टू एमएसएमई। जीएसटी लेके आए, 13-14 जो स्टेट के टैक्स को और 3-4 सेंटर के टैक्स को मर्ज करके जीएसटी के अंतर्गत एक स्मूथनिंग किया, वर्चुअल असेसमेंट लेके आए, ई असेसमेंट लेके आए, ताकि कंप्लायंसेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, रिफंड, उसको टाइम बाउंड रिफंड, ये चीज़ें की है। बट वी आर नॉट सेइंग कि वी हैव अकम्प्लिश्ड एनीथिंग। 56 अमेंडमेंट हुए जीएसटी में, ये 56वां अमेंडमेंट है जिसको हम नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स के रूप में कह रहे हैं। तो ये कंप्लायंसेस को, डीरेगुलेशंस को, तो सबसे बड़ा चैलेंज एमएसएमई को ग्रोथ को लाने के लिए था कि उसकी जो चुनौतियों को हम आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़े। अभी भी एक चीज़ है जो कि मैं आज स्पष्ट रूप से आपके सामने कहना चाहता हूँ, वो है फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स अभी हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेबर रिफॉर्म्स चाहिए। देखिए लो हैंगिंग फ्रूट्स धीरे धीरे कम होते गए। आज हमारी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। हम 4th लार्जेस्ट बन गए, इस साल के एंड तक हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे इकोनॉमी इन द ग्लोबल लेवल पे, और 2038 में कहते हैं हम 2nd लार्जेस्ट बन जाएंगे। तो ये बैठे रहने से नहीं बनेगा। ये कई लोग कहने लग गए कि ऑटो पायलट पे हो गई इकोनॉमी। ऑटो पायलट पे नहीं होगी, कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, उस कमिटमेंट के साथ, पॉलिटिकल विल पावर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वो पीएम मोदी ने दिखाया। 6.5% ग्रोथ से संतुष्ट है? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमें 8% के आसपास जाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि इसी के लिए तो नहीं, कैसे जाएंगे? वो फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स से एमएसएमई को जो पूरा फोकस है इस वक्त करेंटली, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है। अब आप एक एक सेक्टर्स को देख लीजिए। पीएलआई एक तरीके से 14 सेक्टर्स में लाए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में लेके आए। अब लोगों को कहना है कि ब्राउन फील्ड को भी लेके आए, उसमें एमएसएमई को
या पीएलआई में फ़ायदा नहीं मिल रहा, उन लोगों को इंटीग्रेट करिए। उनके क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस लेके आने हैं। उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ओएनडीसी लेके आए, जेम लेके आए, गवर्नमेंट ई मार्केट। ओएनडीसी अपने आप में इतना बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है रिटेल ट्रेड के लिए। विश्वकर्मा योजना, ये मैं बता रहा हूँ कि सारी चीज़ों को, लेकिन कुछ डेमोक्रेसी के चैलेंजेस भी हैं। लैंड रिफॉर्म्स कोशिश की थी, नहीं हुए। क्यों? पॉलिटिकली उसके लिए वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण नहीं बना। लेबर नोटिफिकेशन अभी बाकी है। तो जीएसटी के इतने रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आईबीसी के कर रहे हैं। नहीं गोपाल कुमार कृष्ण जी, मैंने पहले कहा ये गवर्नमेंट के इंटेंट और गवर्नमेंट की से काम करने में दिक्कत नहीं, वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा। मेरा क्वेश्चन यही है। तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने के जो बेसिक प्रश्न है कि प्रोटेक्शनिज्म सब चाहते हैं, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म के साथ हम इकोनॉमी को ग्रो एक लेवल के बाद नहीं कर सकते। क्यों दे रहे हैं? इसीलिए तो कॉम्पिटिटिव करने के हमने जापान और कोरिया से एफटीए करे, कितने साल हो गए, हमें फायदा मिला क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में फायदा नहीं करेंगे। हमें अपनी इंडस्ट्री को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। तो यही तो आप इसलिए तो कर रहे हैं। आप इनके जवाब संतुष्ट हैं? देखिए, ये कॉम्पिटिटिव बन गई इंडस्ट्री हमारी। कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक यात्रा है, एक जर्नी है, राइट, कॉम्पिटिटिव बनाना। बट मेरा एक इस पे टेक है। देखिए, दो तरह की ना, एक पॉलिटिकल कॉम्पनसेशन होता है, राइट। आप इंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं या एम्पावरमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। इंटाइटलमेंट में जो अधिकार है, मुझे चाहिए तो मिलेगा, राइट। मुझे ये छूट चाहिए तो ये छूट चाहिए, यहाँ पे ये स्कीम्स चाहिए, राइट। वो सही है, पर क्या हम उस इंटाइटलमेंट के माध्यम से अपने इकोनॉमी में लोग या रिसोर्स हैं उसका हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं? मुझे जो लगता है, ये जो रेफरेंस आप स्कीम्स की बात कर लो, बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम्स है। अब एमएसएमई में मैंने एक एनालिसिस करी, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स भी है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के लिए पैसे चाहिए, 4 स्कीम है, राइट। अब एमएसएमई जो है ना, वैसे ही अवेयरनेस कम है, उनको समझ, कंप्लायंस के लिए भी उनको चाहिए, लोग चाहिए जो समझाने वाले। तो इसमें कंसल्टेंट आ रहे हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम उपयुक्त है और आप उसमें एडवाइजरी देने लगे। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स एक इशू है, ठीक है। दूसरा इशू जो बहुत मतलब समझने वाली बात है, एमएसएमई के लिए ना आप एक ट्रेनिंग, एक उस तरह का इकोसिस्टम आप नहीं ला पा रहे हैं। चाहे फिनेंस हो, आज भी हमने करा है कि रेवेन्यू बेस्ड आप लेंडिंग करें, अभी भी कोलेटरल बेस्ड से हम निकल रहे हैं, समाधान है, बहुत है। लेकिन ना एक अवेयरनेस, एक पॉलिसी लाना, मैं बता रहा हूँ कि आप अगर बताएं, मेरे को आप पूछेंगे कि कौन कौन सी स्कीम किस क्षेत्र में है, मैं भी एक एमएसएमई से आता हूँ, मुझे नहीं पता है, राइट। तो एक अवेयरनेस, एक स्कीम लाना और उसको जनता तक पहुँचाना भी अपने आप में एक चैलेंज है, राइट। वो चैलेंज कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। दूसरा एक जो मुझे समझ में आता है वो है चैलेंज टेक्नोलॉजी का है। अगर आप एक प्रोटेक्शन से निकलकर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ जाएंगे तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम और टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम दोनों एक साथ जुड़े हुए भी हैं। तो क्यों ना, मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, तो शायद ये नहीं हो रहा कि हमारे पास जो इकोसिस्टम है वो यूनिफाइड नहीं है। यूनिफाइड अगर आप कहें तो एक दूसरे से वो बात नहीं कर रहे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम अलग, ट्रेनिंग प्रॉब्लम, स्किल डेवलपमेंट अलग, राइट। अगर मैं रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे वहीं पे आप किसी क्यों ना पीईवीसी से मिलवा देते हैं, कोई सीडबी या किसी इस तरह के बैंक या रिफाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन से, मुझे उसी प्लेटफॉर्म पे मिलवा दे जो मुझे पैसे दे सकता है, उसी प्लेटफॉर्म से मिलवा दे जो मुझे टेक्नोलॉजी। आप ये कह रहे हैं कि सिंगल विंडोज लाइक हनीकॉम्ब विंडो, जहाँ पे देखने में तो सिंगल लग रही है, उसमें 76 विंडो बनी हुई है। ये वो आप उसको यूनिफाई करिए। इकोसिस्टम में बहुत काम हुआ है नीरज जी, लेकिन वो एक काम जो बाकी है उसको आप यूनिफाई करना, उसको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दें। बहुत सारे कंट्री में जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना, आपकी कंपनी के प्लांट मशीनरी का इंश्योरेंस हो जाता है वहीं पे, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज आप कार खरीदते हैं, शोरूम से इंश्योरेंस करा के निकलते हैं, राइट। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है रिस्क। मैंने बहुत एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ रिस्क पे बात करी है। वो कहते हैं मुझे एसेट लाइबिलिटी मिसमैच नहीं समझ आता, डिफॉल्ट कहाँ से होगा मुझे समझ नहीं आता, हमारे पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, हम बड़े लार्ज कंपनीज को हम सप्लाई करते हैं। तो गोपाल भाई, ये जैसे बहुत सारी एमएसएमई आपने बताया कि कितने कन्वर्ट हो पाते हैं,
आप ये भी कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्शनिज्म है वो ओवर है, लेट देम डाई सम ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे उनको जबरदस्ती ढोने की जरूरत है क्या? नहीं, वो हो रहा है, वो आप जो कह रहे हैं वो अपने आप ही हो रहा है, हाँ। लेकिन जो रह जाता है उसकी न्यूज बनती है, जो नहीं है उसकी न्यूज नहीं बनती है। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि सबको सब स्टार्टअप जो business स्टार्ट कर ही लेंगे ऐसा कुछ जरूरी स्टार्टअप थोड़ी जो है। स्टार्ट होता है वो एमएसएमई से ही स्टार्ट होता है, राइट? हाँ। कितने स्टार्टअप आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो जा रहे हो, हाँ। मोर्टालिटी बहुत ज्यादा है स्टार्टअप में, राइट? बट फिर भी जितने हैं उनको आपको अगर बचाना है और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, द चैलेंज इज टू मेक देम ग्रो, प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट वेयर दे कैन बिकम लार्ज एंटरप्राइज, राइट? गिव जॉब्स टू मिलियंस, राइट? क्रिएट योर ओन ब्रांड। आप एक एग्जांपल दूं आपको पेटेंट का। को पता है पिछले 4 साल में एमएसएमई का पेटेंट, नंबर ऑफ पेटेंट्स जो मिले 310% आगे बढ़ा है। 310% से ज्यादा नंबर ऑफ पेटेंट्स होंगे एमएसएमई। ह्यूज पोटेंशियल, बट स्टिल वेरी लो बहुत कम है, लेकिन आप एज परसेंटेज कंपेयर टू देखिए, चाइना एंड यूएस। आप एब्सोल्यूट नंबर को मत देखिए, नीरज जी, मैं कह रहा हूँ वेरी लो परसेंटेज देखिए परसेंटेज, ओके, वो ग्रोथ तो रेट इज ओके, competitive लेवल तो- पे तो हम चाइना से पीछे हैं। है। तो वो कहीं ना कहीं हम इस पे हम क्यों नहीं काम कर सकते? अगर हम आज के दिन एक एमएसएमई है, इसका मैं एक छोटा सा मैं जवाब देता हूँ इसका। बाई चांस संजीव सन्याल जी आपके एडवाइजर भी हैं, वो उनका मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो आईपी वाली बात है इसमें 2 चीज़ उन्होंने बताई। एक तो बहुत स्पीड अप करने की कोशिश की गई इंडिया में, दूसरा आपके पास स्टाफ ही नहीं है जो लाखों एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सके, तो वो भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब शायद 2000 लोग कुछ काम करने लगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि गियर अप करना है आपको कि प्रोसेसिंग हो, रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो। एक ये प्रॉब्लम उन्होंने बताई। दूसरा कि बहुत सारे नॉन फंक्शनल विभाग चल रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं लोग। एनएफडीसी का उन्होंने उदाहरण दिया कि हमने सबको, बहुत सारे वो बच्चों की फिल्म, महिलाओं की फिल्म, फलाना ढिमकाना चला, तो सबको हमने कंसोलिडेट कर दिया। तो ये काम हो रहा, मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, चौथी बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट काम कर रही है, इंटेंट में इशू नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, वो एक इनर्शिया कहीं पे है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों लोगों से थोड़ा ये, आप जो बात कह रहे हैं ना गोपाल जी, और आप भी जो कह रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर का काया पलट हो सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्या सर पहले आप बताइए सरकार की एआई को लेकर की क्या सोच है? क्या एआई आपको लगता है, सरकार को लगता है कि एआई के इस्तेमाल से एमएसएमई सेक्टर को आप एकदम फर्श से अर्श पे ले जा सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है करंट सिनेरियो में। अगर सोशल वेलफेयर स्कीम में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जिस तरह सरकार ने यूज़ किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को, जैम ट्रिनिटी को, जो क्लिक ऑफ बटन से जो फंड ट्रांसफ़र किए हैं, सारे सरकारी योजनाओं को बैंक अकाउंट से जोड़ के उसमें लीकेजेस और वो करप्शंस के चीज़ों को ख़त्म किया है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ ही है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। एआई के रूप में जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हैं उसको सरकार जरूर लेगी, लेकिन उसकी एडॉप्शन की कैपेबिलिटी अभी एमएसएमई की उतनी ज़्यादा नहीं है। अब आप ओएनडीसी का मैं एग्जांपल दे दूं, ओएनडीसी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, ऑनबोर्डिंग बहुत कम लोग हुए। क्यों? क्योंकि वही जो बात हो रही है कि अवेयरनेस, अभी उसकी जो डेप्थ है, जो डेप्थ तक लास्ट लेवल तक ले जाना है, इतना बड़ा ज्योग्राफी, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, और अगर 11 साल के, हमको 78 साल हो गए स्वतंत्रता हुए, 11 साल में फोकस तरीके से जिस तरह से काम हुआ है, हम ये नहीं करें कि सब काम हो गए, बट वी आर मूविंग टूवर्ड दैट। आप रिन्यूएबल एनर्जी, इवन डिफेंस में जो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो चेंजेस हुए हैं, इन सब चीज़ों का, अभी जीआई टैगिंग की मैं एक प्रोग्राम में गया था, पिछले 70 साल में 60 जीआई टैगिंग के आइटम्स कुल हुए। हिंदुस्तान में कल्चरल कंटेंट, सांस्कृतिक रूप से जो धरोहर है, उसका कितना बड़ा पोटेंशियल है, और अब 350 से ऊपर पिछले 1-1.5 साल से सरकार का एकदम फोकस आया है जीआई टैगिंग में। 350 जीआई टैगिंग हुए हैं, उससे कितनी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, अकेले वाराणसी में साड़ी के अंदर, वहाँ बात हो रही थी 35 जीआई टैगिंग हो सकते हैं, और अब टारगेट है 10,000, इस 1 या 2 साल में 10,000 जीआई टैगिंग की जाएंगे। तो जो वैल्यू एडिशन है, टेक्नोलॉजिकल ऑनबोर्डिंग है, जेम पोर्टल है,
ONDC का पोर्टल है, ट्रीट्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लोगों के जो वर्किंग कैपिटल का पैसा जो फंसा हुआ उसका बिल डिस्काउंटिंग का प्लेटफॉर्म है। 69 मिनट लोन की बात जब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत की गई थी। और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज हम करें, आप देखिए ये कितना बड़ा डेटा ड्रिवन क्रेडिट सबसे बड़ी MSME की मुश्किल है। हम लोगों ने कहा गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर है डिपार्टमेंट्स को, बैंक्स को, कि आप जो डेटा है उसको कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल कीजिए। आज GST के अंतर्गत करोड़ों ट्रांजैक्शन डेली हो रही है, उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, MSME सब इंक्लूडेड है। वो ट्रांजैक्शंस को आप यूज देम एज क्रेडिट एनालिसिस, आप वर्चुअल असेसमेंट है, ट्रांजैक्शंस, इन सब को डिजिटल पेमेंट है। तो आप जो ये जब नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं गोपाल कृष्ण जी, लेकिन माइंडसेट तो चेंज करना पड़ता है। तरफ जैम ट्रिनिटी है और आप लोगों के लिए डाटा की मैं बता रहा हूँ, डाटा कोलेटरल के लिए हमारा जो फाइनेंशियल स्टैक है विच इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, और मैं बहुत प्राउडली आप लोगों को थैंक कर रहा हूँ कि सरकार ने इसमें बहुत काम किया और बेस्ट बनाया, लेकिन वहीं ONDC ऑन बोर्डिंग नहीं हो रही। गेटिंग माय पॉइंट? बिट्स एंड पीसेस में हम लोग बहुत अच्छे काम कर लेते हैं। जैसे AI का मैं कह रहा हूँ कि अगर आप MSME में यूज करेंगे तो आपका इतना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। जो सबसे बड़ी चिंता होती है कॉस्ट बहुत है, फंडिंग कम है, अनसर्टेनिटी है, एक ही क्लाइंट पे डिपेंडेंट है, उस क्लाइंट ने बार्गेन कर रखा है कि इतना भी देना दो नहीं जाओ, तो उसके बेचारे पास मार्केट में उसका एक रीजन ये है ना, टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए आपको पैसे चाहिए, आपको स्किलिंग चाहिए और स्केलिंग चाहिए, कैपेबिलिटी बिल्ड करनी। 3 चीजें बहुत जरूरी है आपको टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में। पहला, फाइनेंस चाहिए, आपके पास कैपिटल चाहिए, आपके पास वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपके पास स्किलिंग चाहिए, लेबर रिफॉर्म या स्किलिंग। आज स्किल डेफिसिट है हमारी MSME। मंत्रालय बना हुआ है, स्किल मिनिस्ट्री है ना सर। हाँ, तो दूसरी ये बात। तीसरी, स्केलेबिलिटी की हम बात नहीं करते, राइट, ट्रेनिंग की बात नहीं करते। आज ITI आप देख लीजिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नंबर नहीं पता कितने ITI हैं। ITI कुड हैव बीन द बेस्ट टूल। आप रेलवे के रेल नेटवर्क को यूज करके हर स्टेशन पे एक सेंटर क्यों नहीं बना सकते जहां पे आप उस एरिया के, उस स्टेशन के आसपास के MSME के लोगों को स्किल डेवलपमेंट कर सको, ट्रेनिंग कर सको आप। तो 3 चीजें जो फाइनेंस, स्किलिंग एंड स्केलिंग, ये जब तक 3 नहीं होगा, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं होगा। आप कितनी भी फंड बना लें टेक्नोलॉजी के लिए, बट जब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि AI क्या है तो मैं क्या करूंगा? गोपाल जी, इसमें मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। आपको समझ में नहीं आ रहा, एकदम फेयर पॉइंट है, ये सही भी है, लेकिन ये एक्सक्यूज हम आज के 6 महीने बाद भी नहीं दे पाएंगे। आप सर के बल खड़े हो जाइए, या छत पे खड़े हो जाइए, या गड्ढे में घुस जाइए, सीखना पड़ेगा। चाहे सरकार सिखाए, चाहे आप खुद सीखें, अदरवाइज SME के लिए ग्रो करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होगा। AI इज द थिंग। हर चीज सरकार नहीं कर सकती, मैं सरकार एनेबलर रहे। तो ये MSME के जो लोग ये शो देख रहे हैं, अगर AI इज अ चीपेस्ट फॉर्म, सर उसकी कॉस्ट बहुत कम है। वो कॉस्ट इस तरह से कम है कि जो काम आप 10 घंटे में करते थे वो 10 मिनट में होगा, जिसको 100 लोग करते थे वो 3 लोग करेंगे, तो आपकी कॉस्ट ड्रास्टिकली नीचे आएगी। ओनली टू अडॉप्ट एंड अंडरस्टैंड दिस, वो शायद नहीं हो रहा है। नहीं, उसमें क्यों नहीं हो रहा है मैं बता रहा हूँ। मेरी जो समझ है, जैसे गोपाल जी ने बोला कि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, ये बिल्कुल फेयर पॉइंट है। बहुत सारे तरह के SRO भी हो सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ MSME हैं। मैं आज सुबह देख रहा था कि कम से कम 10 से 20 ऐसे एसोसिएशंस हैं, राइट। वो क्या कर रहे हैं? उनका रोल भी बहुत अहम है ट्रेनिंग देने में, राइट। स्किल डेवलपमेंट में, AI में उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। वो एक इनेबलर हो सकते हैं, राइट, जहाँ पे वो IT एडॉप्शन, जहाँ पे वो पेटेंट फाइलिंग, इस तरह की जितने कंप्लायंस रिलेटेड सुविधाएं हैं, आप उसको शेयर बेसिस पे कर सकते हैं। तो वो उनका भी रोल बढ़ाना होगा। आपने पहली बात करी कि कुछ लोग जो नहीं डेवलप कर रहे हैं, लेट देम डाई, देयर इज अनदर सॉल्यूशन। आप मर्जर एक्विजिशन की बात लार्ज स्केल में करते हो, क्यों ना हम M&A की बात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में करें, MSME में करें, क्यों ना हम वहाँ पे मर्ज करें। अगर मैं अकेले सक्षम नहीं हूँ उस कॉस्ट को, उस प्राइस में कॉम्पिटिटिव होने की, क्यों ना हम मर्ज करें, राइट। एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मतलब आप देखिए अपनी इकोनॉमी और लोग कितने एंटरप्रेन्योर रेजिलिएंट हैं। मीशो नाम की एक कंपनी सुनी होगी आपने, ऑनलाइन कपड़े उपड़े बेचती है। 2 लड़के थे IIT के, जिन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया कि अनब्रांडेड सस्ता फैशन लोगों को देना है।
तो व्हाट्सएप ग्रुप की जियोग्राफिकल लिमिट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में चेन्नई का भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो आएंगे नहीं खरीदने के लिए। तो उसने टेक्नोलॉजी की ही मदद से प्लेटफॉर्म बनाया और उसको स्केल अप किया। आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। वो पहले एमएसएमई, माइक्रो एसएमई की कैटेगरी में रही होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि या तो जो उसके जो बहुत बड़े बड़े लोग संगठन बना के बैठे हैं एमएसएमई के, नेतागिरी कर रहे हैं, या तो वो सिखाएं। सरकार का रोल ये है कि वो सरकार थोड़ा प्रेशराइज करे कि भैया सीखो, जरूरी है आपके लिए। या इंडिविजुअली जो लोग ये शो देख रहे हैं या अदरवाइज भी वो जानते ही होंगे, मैं कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो अगर इसको नहीं समझ रहे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल आने वाली। ये एकदम नई चीज मैं आपसे बता रहा हूँ कि AI विल किल द एमएसएमई इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। विल नॉट नहीं, दे हैव स्टार्टेड किलिंग। मैं ये बता रहा हूँ, गेटिंग ना। यस, सो इसलिए उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो एमएसएमई के लिए वरदान हो सकता है ये। आप सीखिए उसको यूज करना। कितने 100 अभी अर्बन कंपनी लिस्ट हुई है। क्या करती है अर्बन कंपनी, सब जानते हैं। उसकी स्टोरी अलग से आप पढ़ लीजिएगा। उसने भी वही काम किया कि टेक्नोलॉजी कैन मेक यू थिंग्स चेंजर एंड कॉस्ट नहीं है उसमें। ओवरनाइट आप ग्रो कर सकते हैं। ये आपको उसमें ब्रिक एंड मोर्टर की फैक्ट्री नहीं लगानी है। तो ये मुझे लगता है कि एक मिसिंग लिंक है। आप एक सरकार तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि सरकार से ही तो कहेंगे किससे। स्टेक होल्डर है नीरज जी चीज में। सरकार एक है, उद्योगपति, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट ये दूसरा है, और एक कंजम्पशन करने वाली जनता है। तीनों के रोल सेपरेटली डिफाइन करने पड़ेंगे और तीनों को अपना काम करना पड़ेगा। जैसे एमएसएमई सरकार का काम नहीं कर सकती, लॉ बनाने, पॉलिसी बनानी है, टैक्सेशन इकोसिस्टम क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ग्लोबल लेवल पे एक जो एग्रीमेंट्स करने हैं, ट्रेड टैरिफ वालों के लिए रिजॉल्व करने हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक बहुत बड़ा एक एरिया होता है, उसके अंदर रिफॉर्म करना है, वो सब करना है। तो सरकार का एक रोल है। एमएसएमई का भी मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगपतियों को भी जो एक अपना रोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उन्हें कुछ चीज़ें इंटरनली करनी पड़ेगी। जनता का अपना काम है, वो कर रहे हैं। तो ये जो तीनों के रोल्स को सेग्रीगेट करते हुए तीनों को अपने काम करने हैं। अगर एमएसएमई को जो चीज़ों को अडॉप्ट करना है, टेक्नोलॉजी, ऐप, ये व्हाट्सएप आप बता रहे हैं, और जो ई कॉमर्स, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, ये सब चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें तो वो एमएसएमई को करना है, सरकार को अपना करना है, तभी ये पूजा होगा। बट देखिए, एक विजन के बगैर, विल पावर, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब। एक सरकार ने एक विजन के साथ चल रहे हैं, एक टारगेट ले रखा है, और सरकार ने उस विल को इम्प्लीमेंट करने का एक कमिटमेंट भी दिखाया। जो टारगेट, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का एक कमिटमेंट भी दिखाया। तो इसी तरह बाकी लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। 3 हिस्से आपने बताया, सरकार, इंडस्ट्री और आम जनता। तो मैं तो आम जनता हूँ। हम भी आम जनता। आप खास है सर, आप सरकार में और आप हम भी आम नहीं, आप इकोनॉमिस्ट है। आप आम नहीं, आम तो हम जैसे लोग हैं। आम आदमी को सर एक बात समझ में आती है, हाँ, सस्ता और क्वालिटी माल चाहिए हमको। वो एमएसएमई बनाए या बिरला जी बनाए या वो चाइना से आए, आई डोंट केयर। यस। और आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि आप भी तो कंजम्पशन हाँ, बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, तो जीएसटी कम करो, इनकम टैक्स कम करो, ठीक है। इस पॉइंट को कौन एड्रेस कर रहा है? कंपटीशन को खोल रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि अभी दिवाली आने वाली है, अपने घर की झालर आप चाइनीज मत लेना, लोकल वाले से लेना। लोकल वाला बना रहा है क्या? अभी भी जहाँ लॉ थोड़ी बनाया, नैरेटिव करके करा कि अभी भी कुछ जगह प्रोटेक्शन है। आप कहते हो किसी बायर को पब्लिक सेक्टर में जहाँ भी है कि इतना आपको एमएसएमई से खरीदना है, ठीक है, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, राइट। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन और कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में आप कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे रहे हो, बट एक प्रोटेक्शन है ये, राइट। अगर आप उसको खुलेआम छोड़ दो तो शायद वो 25% भी लें, नहीं लें, कोई नहीं जाता। वेदर दे आर कॉम्पिटिटिव और नॉट इन टर्म्स ऑफ आपने जो 2 पैरामीटर बताए, प्राइस हो चाहे क्वालिटी हो, शायद है नहीं पता, राइट। बट उन्हें लेना है बिकॉज ये रूल है। ये रूल सही है जब तक वो बड़े ना हो जाए, जब तक वो ग्रोथ ना उस फेज में ना चले जाए। बट इस प्रोटेक्शन को एक जन्म सिद्ध अधिकार समझ लेना कि ये चलता रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपको इनएफिशिएंट बना देगी। तो आज कैश 22 सिचुएशन है,
जो आपको एक तत्कालीन सुविधा दी गई है कि आप बड़े हो जाएं, आपको तब तक हम संभालेंगे, वो समझने लगे अगर कि ये पूरी जिंदगी हमारे साथ ये चलती रहेगी तो वो कभी बड़े नहीं होंगे। तो इसमें रोल, जैसे गोपाल जी ने बताया कि रोल सबका है, राइट। इट्स अ पार्टिसिपेटिंग काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, सबको पार्टिसिपेट करना होगा, बट पार्टिसिपेट करने के लिए भी उनको एक मोटिवेशन चाहिए, उनको एक एजुकेशन चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए, कहीं ना कहीं उनको समझना होगा कि उनकी भागीदारी कितनी जरूरी है। लोग भागीदारी करना चाहते हैं, राइट, बट इसमें बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल कैपिटल की बात करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं हमें डेवलप करना होगा, जो गवर्नमेंट सेटअप से बाहर निकल कर। देखो, इसमें एक चीज़ तो तय है, पब्लिक से आप भले ही स्वदेशी कितना नारा दें, मेरे को जो सस्ता और अच्छा माल देगा मैं वही खरीदूंगा, वो चाइना से आ रहा है, यूएस से आ रहा है या कहीं से आ रहा है, आई डोंट केयर। ये बात आप लोग समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि हमारी पेइंग कैपेसिटी, हमारी बाइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है सर। नहीं तो स्वदेशी अकेला कोई नहीं आप उसको समझिए, ये इकोनॉमिक्स मैप हम लेके चल रहे हैं, ये बात नहीं है। दिस इज अ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि कंज्यूमर वहीं खरीदेगा जहां उसको सस्ता अच्छा मिल रहा है। इसके लिए बाकी लोगों को, जो अदर पार्टिसिपेंट, उनको प्रयास करें। नहीं, जहां पे ये कंपटीशन नहीं भी है वहां भी स्वदेशी होना बहुत महंगा सौदा है। मैं आपको बताऊं ये वो क्यों है, क्योंकि स्केलेबिलिटी नहीं है। तो आप अगर 10 कालीन बना रहे हो, हाँ, तो आपको कॉस्ट इकोनॉमिक्स में बैठेगा ही नहीं। तो अब वो कालीन होगी 50,000 की, जो आप और हम स्वदेशी तो बनना भी चाहें। उसी के लिए तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की मैं कह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि स्केलेबिलिटी, मैंने आपको एक जो फैक्टर बताया नीरज जी, स्केलेबिलिटी, जब तक आप स्केल नहीं करोगे, इवन डोमेस्टिक इकोनॉमी में यू कैन नॉट बी अफोर्डेबल। किसी ने मुझे कहा कल परसों, स्वदेशी में विचार रखना भी आपको धनी होना पड़ेगा। You have to be wealthy to believe in स्वदेशी। ये तो दोबारा बोलिया। हाँ। ये हमारा थंबनेल होगा, स्वदेशी की बात करने के लिए अमीर होना चाहिए। अमीर होना चाहिए, राइट। एक गरीब आदमी स्वदेशी नहीं हो सकता। मैं नहीं खरीद सकता लिनन शर्ट, करेक्ट। मेरे को पॉलिस्टर ही खरीदना होगा या मिक्स खरीदना होगा जहां मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, राइट। सो इट्स अ रिच मैन्स हॉबी। ये अंगूठी में पहन के आए हूँ आज, इसीलिए बार बार मैं दिखा भी रहा हूँ। हम लोगों ने डिस्कस किया है इसकी कीमत क्या होगी गोपाल जी, सोचिए मन में, और दर्शक भी सोचें, और मैंने खरीदा इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि ये मतलब बताऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन वो डाइग्रेस नहीं करना चाहता हूँ मैं यही कह रहा हूँ आपसे। आप जो बात लेके आ रहे हैं ना कि स्वदेशी बात करने के लिए अमीर होना पड़ेगा, यार आपको जयपुरी प्रिंट की शर्ट पहननी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसके प्राइस में कोई तारतम्य ही नहीं है, तो मैं क्यों खरीदूंगा? फिर मजबूरी में मुझे वही पॉलिस्टर, टेरिकॉट और ये सब खरीदना पड़ेगा, राइट। मैं ये कह रहा हूँ। सो अब मेरा अगला, इसको थोड़ा रखते हैं, हम लोग काफी इस पे कर चुके हैं। बस एक चीज मैं इसमें लास्ट आपके उसके बाद आगे देखिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसी के डिसीजंस होते हैं ना, मल्टीपल उसके ऑप्शंस और इम्पैक्ट होते हैं, उनको रिकंसाइल करना ही पॉलिसी के अंतर्गत वो महत्वपूर्ण बात है। अब आप देखिए, हम एक एग्जांपल आपके सामने देंगे जिससे क्लियरिटी हो जाएगी कि जब ये चाइना से प्रॉब्लम्स होने लगी डंपिंग की, कि वो बहुत मैन्युफैक्चरिंग उसकी लार्ज है, कॉस्ट सब्सिडाइज करके वो लोग वो सब डंपिंग कर रहे हैं हमारे देश में, तो कई चीज़ों में कई इंडस्ट्री वालों के कहने से एंटी डंपिंग ड्यूटी और रॉ जो मेटल्स वगैरह पे एंटी डंपिंग ड्यूटी और कस्टम्स और ये सब लगा के उनके प्राइस बढ़ा दिए। हमारे लार्ज इंडस्ट्रीज़ को बड़ा अच्छा उसका बेनिफिट हो गया, स्टील, सीमेंट जैसे वगैरह को। लेकिन उसके बाद एमएसएमई बहुत तेज़ी से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई अब ये सब बढ़ गए तो हम तो हमारे को तो ये तो हमारे लिए इनपुट थे, तो ये तो हमारे लिए ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर दूसरे कंट्रीज स्टील सस्ता खरीद के बना रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट उनको, तो तब सरकार को लगा कि इसको बैलेंस करना है, करा भी धीरे धीरे। तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी ना, जब हम बात करते हैं, जब एकेडमिक या इस तरह के बात जब करते हैं, तब लगता है कि हम एक फैक्टर को देखते हैं तो लगता है एकदम सॉल्यूशन आसान है। लेकिन जब हम पॉलिसी को लेके आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, मल्टीपल चीज़ों को हमें रिकंसाइल करके बेस्ट ऑप्शन विच मे नॉट बी द आइडियल ऑप्शन यू हैव टू टेक, बट यू हैव टू कीप द जो टारगेट है उसको ऊपर पूरी तरह से ध्यान रख के वहाँ मूव करना है, तब डाइग्रेस नहीं होना है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें हो रही है, अब आप इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बताऊं, विकसित भारत के लिए ऑल डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्ट्रांगली सबको बोला है, मीटिंग्स चल रही हैं पीएसयूज की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, सबकी,
कि what you will contribute to get to achieve the target of विकसित भारत। तो ये रोड है, इट्स जर्नी। जैसा मैंने पहले कहा, गोपाल कुमार जी ने भी उसको रिटेलिएट किया था कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ जर्नी, एंड इन दैट जर्नी देयर विल बी बम्प्स, माइलस्टोन, चैलेंजेस और डाइवर्जन्स एक्सेट्रा, बट वी आर मूविंग। सर जर्नी को ना स्पीड अप करने की जरूरत है। स्पीड तो कर ही रहे, नहीं स्पीड अप नहीं है सर, जर्नी हमारी स्लो चल रही है। फ्रेजाइल 5 से 2014 से फ्रेजाइल 5 से आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, तो ये स्पीड अप। और कोविड जैसी त्रासदी के बाद एग्रीड कोविड ने वर्ल्ड को डिसरप्ट इतना बुरी तरह किया, और आज के चैलेंजेस आज से 10 साल पहले के चैलेंज अलग है। वो तो सर और 20 साल कंपेयर करें, स्टिल 90% यू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द ग्लोबल market and you grow your economy. Gopal Krishna ji, still 90% people are earning less than 2 lakh rupees in a year. Yes. ये भी सच्चाई है। कंसंट्रेशन है, वेल्थ है, तो है ना कोई, आप देखिए तो उसके लिए तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी $250 की पर कैपिटा है और मैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा हूँ तो मैं बहुत महान हो गया हूँ। आई डोंट एग्री। नहीं, लेकिन इसका मुझे नहीं चाहिए, मुझे $10,000 चाहिए। नीरज जी, लेकिन इसमें आप फिर लेफ्टिस्ट जो व्यू, नहीं लेफ्टिस्ट नहीं, प्लीज सर बताओ क्या कारण क्या है। लेफ्टिस्ट नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि सारे देश में कुछ लोगों के पास सारा पैसा हो जाए इसलिए हम अमीर हो सकते हैं। ये कह नहीं रहे, ये कॉन्सेप्ट नहीं। ये वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? फिर तो आप डिस्ट्रीब्यूट पॉवर्टी करेंगे। नहीं तो आप ये देखिए, ये अभी पॉलिटिकल डिस्कशन जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रहा है बताइए आप मुझे। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ना सर। लेटेस्ट डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, 1,65,000 रुपए सालाना आमदनी है 90% लोगों की। नहीं, जब मैं आपको बोल रहा था 3 फैक्टर है, तीनों के रोल भी है। गवर्नमेंट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्रिएटर जो होते हैं वो बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रीज होते हैं, सही है ना, और प्रोफेशनल्स उसके मैनेजर होते हैं। 3 बिल्कुल क्लियर है इकोनॉमी। प्रोफेशनल्स आर द मैनेजर ऑफ द वेल्थ, इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस कम्युनिटी इज द क्रिएटर ऑफ द वेल्थ, एंड गवर्नमेंट इज जनरली अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट करती है वो ला ही रहे। वही तो आपसे कह रहा हूं कि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि मैं देखिए, इंडस्ट्री का काम है बढ़िया काम करना, पैसे बनाना, बड़े बड़े उद्योग लगाना, मैं तो उनका सपोर्टर हूं। हाँ, और उनको प्रॉफिट मोटिव रखना है। एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना पड़ेगा एज एन इकोनॉमिस्ट, एज जनरल ऑब्जर्वर, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, कि क्या वाकई ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, अगर आपको आज जीएसटी कम करना पड़ा तो इसीलिए ना कंजम्पशन ड्राइव करें, कंजम्पशन क्यों ड्राइव हो रहा है? पैसे नहीं भैया, कहां से करेंगे? नीरज जी, 44 लाख करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 0% लीकेजेस के इन तो ये देश, आप फिर वही बात आ गई कि वो 11 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला। फिर भी हाँ, 150 करोड़ लोगों के देश में, जो मैंने आपसे कहा था कि हमको स्पीड अप करना है, धीरे धीरे तो सब कुछ हो रहा है। हाँ, स्पीड अप करना है, क्योंकि ये बात मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ अपने हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि जो एआई का डिसरप्शन है, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, सरकार नहीं समझ रही। सर, ये मेरा क्रिटिसिज्म है, सरकार एआई को नहीं समझ रही है। नहीं, ये बात नहीं। आप बताओ कैसे? क्या जिस तरह आप पूरा एक टेक्नोलॉजी का मिशन बनाया हुआ है, पूरा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन हो रहा है, आज आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आईआईटीज को जो आईआईटीज को जिस तरह से फंडिंग की जा रही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। आर&डी में हम वन ऑफ द लोएस्ट एक्सपेंडिचर करते हैं इंडिया। थे ना, अभी भी हिस्टोरिकल बैगेज है, उसको बढ़ाना है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्पीड अप नहीं कर रहे हैं हम। देखिए, मैं एक क्रिटिसिज्म के लिए कह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, अगर पार्लियामेंट में समोसे का भाव तय कराने के लिए कानून बनाने की डिस्कशन होंगे तो आई एम सॉरी, फिर एआई पे बात नहीं होगी। आप अपोजिशन नहीं, इसमें अपोजिशन की क्या बात है, एआई पे डिस्कशन होना चाहिए। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। जी, आप स्पीड की बात कर रहे हैं। बहुत सारी थ्योरी है। एक थ्योरी है कि पहले वेल्थ तो क्रिएट होने दो, फिर अपन देखेंगे इफेक्ट होता है। तो आज हम इस मोड पे हैं, वेल्थ क्रिएट करना है। जब होगा तभी तो बटेगा। दो गरीब एक दूसरे को अमीर नहीं बना सकते। जब होगा तभी तो बटेगा।
ठीक है, तो पहले एवरेज आपका होगा, फिर उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होगा राइट। पहले एवरेज तो सुधरने दीजिए, राइट, स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं। मुझे जो लगता है ये क्यों डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, मेरे पर्सनल राय ये है कि जैसे मैंने कहा आपको फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और स्पीड नहीं हो रहा है। बेसिक क्वेश्चन, हाँ, बेसिक क्वेश्चन है। मैं एक अर्थशास्त्र का छात्र होते हुए मैं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं? आपके कैपिटल हैं, लैंड हैं और पीपल हैं, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इतना हमने उसको जबरदस्ती का भाव दे दिया है, राइट। तो जो पैसा लगाता है रिटर्न, उसकी रिटर्न सबसे सुप्रीम होती है, ठीक है। आरओआई बनना चाहिए। हाँ, तो बाकी कुछ एक हो जाए बात है, तो जिसके पास पैसा है उसके पास पैसा बनेगा, दैट इज वन। अब लैंड देखिए, आप नोएडा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, गुड़गांव का एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे सिटीज का एग्जाम्पल लीजिए जो लैंड बहुत होता था, आज वो कहाँ है, राइट। लैंड जब हम किसी से लेते हैं तो आज भी हम कहते हैं लैंड एक्विजिशन। जब हम पैसा लेते हैं तो कहते हैं उसको इन्वेस्टमेंट, और जब लोगों को नौकरी देते हैं तो कहते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर। जिससे आप लैंड लेते हैं वो भी आज एक्विजिशन कहलाता है। अगर वो नहीं बेच रहा है, किसी न किसी तरह से सरकार भी उसको हेल्प करती है लैंड एक्वायर करने में, राइट। क्यों ना हम एक पार्टिसिपेटिव इकोनॉमी की तरफ हम उसको इक्विटी देने की बात करें, एक लॉन्ग टर्म एक उसको साथ में लेने की बात करें, इससे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो मेरे जो कहने का मतलब है नीरज जी, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। जैसे आज के स्टार्टअप में आप देखिए, सबके पास ईसॉप है। जो नियो रिच आ रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? इक्विटी से बन रहे हैं। स्टार्टअप में ज्वाइन करते हो, आपको ईसॉप मिलता है, 2-4 साल बाद अच्छी वैल्यूएशन हो जाती है, आपके पास पैसे होते हैं। तो वो जो बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि आपने ह्यूमन रिसोर्स को एक इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस प्रोवाइडर आपने समझा, राइट। दूसरा, लैंड जिसके पास है उसको भी आपको उसके तरह इक्विटी देना पड़ेगा, उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो इसका एक वजह डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा, हम सिर्फ फाइनेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हम समझ रहे हैं फाइनेंस के बिना बिजनेस नहीं हो सकता, बट लैंड के बिना भी बिजनेस नहीं हो सकता, लोगों के बगैर भी बिजनेस नहीं हो सकता। बट आप फाइनेंस की बात सुनते हैं और लेबर और लैंड होल्डर की बात नहीं सुनते, इसलिए स्पीड नहीं है आपके डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन आपने क्वेश्चन इनसे पूछ लिया लेकिन देखिए मैंने शुरू में बताया था कि 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 2 चीजों में कोशिश की गई थी, बट डेमोक्रेटिक उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो घुसे हुए लैंड और लेबर दोनों में ही है, पूरी तरह से कोशिश की है। और इतना उसको स्ट्रांगली आज जो लैंड सर आयरन हैंड से करना पड़ेगा। देखिए आयरन हैंड कर रहे हैं। देखिए मैं इस सरकार का एक मामले में फैन हूँ। जीएसटी ले आए, मैं गोपाल से बता भी रहा था कि जीएसटी लाने के बाद दुनिया में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, और आप रिपीट हुए। आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, 370 हटा दिया। ये बड़े डिसीजन थे जो सोच नहीं सकता था कोई। इसलिए इस गवर्नमेंट से लगता है कि हमारी आकांक्षाएं क्यों बढ़ी हुई हैं आपसे, यार ये सरकार कर सकती है। बिल्कुल करेंगे। तो ये आयरन हैंड से आपको करना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टिसिपेटरी बनाइए ना लोगों को। लाना पड़ता है। देखिए आयरन हैंड तो ला ही रहे, बट थोड़ा कंसेंसस, आप उसकी कैपेसिटी, आप वजन किसी पे डाल दोगे और उसकी स्ट्रेंथ को उसको नहीं बढ़ाओगे तो वजन कैसे वो संभालेगा। आज लेबर रिफॉर्म्स का जो है, यूनियंस का और ये जो एम्प्लॉयमेंट का पूरा सिनेरियो है, जब तक उसको अमूल चूल स्किलिंग को, एजुकेशन को। अच्छा, जीएसटी में सब लोग कैसे मान गए? आपके विरोधी वाले अभी तक तो नहीं मानते थे, हर चीज में लड़ना, अभी कैसे मान गया जीएसटी कट करना इस बार? क्योंकि उसके लिए नैरेटिव इतना स्ट्रांगली बन गया था। कई स्टेट्स ने, अपोजिशन स्टेट्स ने जीएसटी काउंसिल में अपोज किया था, हमारा क्या होगा कंपेंसेशन। देखिए कांग्रेस कहती है कि हम जीएसटी हम बेटर कर देते। उन्होंने बहुत बार कोशिश की थी कि जीएसटी लाने की, क्यों फेल हुए? 2 कारण थे। एक तो उन्होंने भी कहा था कि हम इसमें कंपेंसेशन का बड़ा इश्यू था जीएसटी में, जो अरुण जी और पीएम ने उस वक्त 2016 में जो इम्प्लीमेंट किया जीएसटी काउंसिल के अंदर कि हम कंपेंसेशन देंगे। उस समय स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से ज़्यादा किसी स्टेट की नहीं थी। 14% का कंपेंसेशन कमिट किया, ग्रोथ इन रेवेन्यू, और उन स्टेट्स ने उसको माना। 2 कारण से माना सेंटर की बात को। पहले भी कहा था लोगों ने, उन्हें एक तो सेंटर की बात का विश्वास नहीं था, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस थी। दूसरा, उनको स्टेट्स को यह भी विश्वास नहीं था कि आर दे कैपेबल, सेंटर इज कैपेबल टू गिव दैट। तो ये जो बेसिकली नैरेटिव्स पे मान गए, वो नैरेटिव नहीं, उनको सरकार की एबिलिटी और कमिटमेंट पे भी विश्वास था, जिसमें पहली सरकारें फेल हुई।
आज डिमोनेटाइजेशन के आप कई चीजों में कर सकते हो, इतनी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हर बार वो किसी न किसी वजह से पॉलिटिकल रीजन से ही विरोध करते थे। इस बार का फैसला यूनानिमस, अगले दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई, एक ही दिन में हो गया, 2 दिन की मीटिंग थी। क्यों? वो उसका रीजन कि उन्हें लगा कि ये तो हम सरकार ने इतना नैरेटिव खड़ा किया कि ये जनता के हित में हम फैसला ले रहे हैं और ये स्टेट्स जो रोकेंगे, दैट इज द आंसर, क्योंकि वो ग्राउंड पे उनको दिख रहा था, आपको ही नहीं, हाँ, अपोजिशन को भी दिख रहा था कि हम अपोज करेंगे तो हम एंटी पीपुल हो जाएंगे। लोग मुश्किल में है, उनको रियायत देनी जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आती है कि बहुत ज्यादा विरोध करेंगे ना तो ये पब्लिक अगली बार वोट नहीं देगी, इसलिए जीएसटी में सब मान के हाँ हाँ करो 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 करो, क्योंकि महंगाई है। ये 1.5% महंगाई जो आरबीआई हमको दिखाता है ना, या स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, आई डोंट बिलीव इन, कहाँ 1.5% है? WPI इंडस्ट्रीज WPI को टारगेट करता है, कहीं कम नहीं। सर कौन सी चीज सस्ती हुई मुझे ये बता दो आप। ये बेस इफेक्ट की वजह से 1.5% का आप दिखा रहे हैं, इसलिए आपका नॉमिनल 8% आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी इसलिए सब मान गया क्योंकि सबको लग रहा था कि अगर ये करेंगे नहीं तो पब्लिक अगली बार मुझे चुनेगी नहीं। देखिए नीरज, कोई भी पॉलिसी हो ना, उसके कुछ लोगों को फायदा नुकसान होना ही है। एग्रीड। 100% कंसेंसस और 100% सबके लिए विन विन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बट एक पब्लिक पॉलिसी में कॉन्सेप्ट है, जब आप कुछ कॉन्सेप्ट लेके आते हो उसको लेजिटिमाइट करो आप, यू प्रूव इट टू बी करेक्ट और इन फेवर ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जीएसटी में शायद ऐसा हुआ। आप जिस रिफॉर्म की बात करें कि और रिफॉर्म आनी चाहिए, अगर ये सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? जहाँ पे एक ब्रांड बन चुका है मोदी जी का, जो एक एबिलिटी है लोगों को में कंसेंसस बनाने की, जो भी सहयोगी हैं जो भी हैं। बट एक जो मुझे समझ में आता है कि एक बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं किसी इकोनॉमी में, राइट? उस इंटरेस्ट ग्रुप को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज पार्ट ऑफ योर पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज, राइट? तो मुझे लग रहा है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि कहीं ना कहीं उस इंटरेस्ट ग्रुप को भी आपको कन्विंस करना पड़ता है अगर कोई पब्लिक पॉलिसी आप लाते हैं तो शायद हमें इशारा में बहुत कुछ कह रहे हैं। तो कंसेंसस 100% पॉसिबल नहीं है, बट आज के युग में हमें आपको सबको अपने आइडिया को सेल करना पड़ेगा, राइट? आप करने को कुछ भी कर, बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग कदम लिए गए हैं जो शायद आप हाइंडसाइट में देखते हो तो ये सरकार गिरा सकती थी, बट वो नहीं गिरी क्योंकि एक पॉलिटिकल कैपिटल था, नहीं हुआ, राइट? तो आप कह रहे हो क्यों ना उसी पॉलिटिकल कैपिटल के बेसिस पे कुछ और आप ले आओ जिससे बिल्कुल इकोसिस्टम ही चेंज हो जाए। मोदी जी की पर्सनल पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बड़ी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है, इसलिए अगर वो कोई हार्श डिसीजन भी लेते हैं ना वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए लोगों की आकांक्षाएं कि ये होना ही चाहिए और इन्हीं की गवर्नमेंट होना चाहिए। आपसे जो अपेक्षाएं है ना, जो नहीं करते आप लोग, वो इसलिए आप समझिए, मेरी दर्शकों की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी की पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा है, इसलिए वो हार्ड डिसीजन ले सकते हैं। उन्होंने लेके दिखाए हैं और उसके बाद भी जीत के आए हैं। आप नहीं लेंगे तो फिर लोगों को लगेगा यार आप नहीं लेंगे तो मैं किससे एक्सपेक्ट ले रहे हैं? ले आप रहे हैं सर, स्पीड, ओनली क्वेश्चन इज स्पीड। जो आपको लगता है कि ये चीज 10 साल में धीरे धीरे हो ही रहा है, धीरे से नहीं होगा सर, फास्ट। आई डोंट एग्री विद दिस कि धीरे धीरे हो रहा है। अगर फास्ट नहीं, फास्ट हो रहा तो फिर नंबर में नहीं आ रहा, फिर तो आपको नंबर जस्टिफाई करने पड़ेंगे। 6.5% जीडीपी क्यों है? 6.5% क्यों है? फिर तो 10% जीडीपी होनी चाहिए। नहीं, इसलिए क्योंकि वो स्लो प्रोसेस में है सर, वो हम एक्सेप्ट करते हैं सारे लोग कि हम लोग भारतीय ना थोड़ा स्लो में मजा लेते हैं, मध्यम मार्ग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन वक्त की ये ज़रूरत है। जिस तरह से अमेरिका हमारे साथ बिहेव कर रहा है, मैं इसको जियो पॉलिटिकल डिस्कशन अभी नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी समय हो गया, वरना जो रशिया, चाइना और अमेरिका का जो बिहेवियर है उसमें आपके पास समय नहीं है अब कि धीरे 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 चलेंगे। ये पिवट मूवमेंट है जो 91 में था, लेकिन ये पिवट मूवमेंट आज है जो आपको करना पड़ेगा फास्ट। उसके लिए आपको ना एक पॉलिटिकल सेटअप, सोशल सेटअप, इकोनॉमिक सेटअप को देखते हुए स्पीड बढ़ानी होगी, राइट? आप स्पीड ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि हम कंपेयर करें कि वहाँ पे इतने स्पीड में गाड़ी चलती है तो हम यहाँ भी चला लें। आपको उस लोकल परिप्रेक्ष्य को समझना होगा कहीं ना कहीं। देखिए, इस आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उन सबके साथ आपको मिलजुल के करना होता है और वो एडॉप्ट भी हो जाए ये भी देखना पड़ता है। कर तो दिया, वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। जो हम लोग
और बहुत सारे रिफॉर्म्स हमारे कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट का सहयोग एग्जैक्टली। तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ चीज हम लोग करते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होती, उसका एक इशू होता है। मेरा इसमें एक सबमिशन एक और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। देखिए, जो क्यों स्पीड और इस नैरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। जब अटल जी के टाइम पे बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं सर, आपसे मजबूत आईटी सेल किसकी है? नहीं, मेरी बात सुनो, वो तो क्या वो, लेकिन अडवाणी जब 2004 का इलेक्शन हारे तो अडवाणी जी का पहला स्टेटमेंट क्या था? उनने कहा कि इज गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स? दिस वाज द क्वेश्चन ही रेज्ड। तो जो नैरेटिव्स हैं, पीएम का ये इंपॉर्टेंट है कि नैरेटिव्स को भी एक तरीके से साथ में लेके जाते हैं। जो गोपाल कुमार जी ने कहा कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनानी पड़ती है। अब ये नैरेटिव्स डेमोक्रेसी में ग्लोबल चैलेंजेस भी हैं जो कंड्यूसिव नहीं है इंडिया को राइज करते हुए देखना चाहते हैं, और कुछ अपोजिशंस के रोल्स को भी देखना। देखिए, नैरेटिव कोई अकेला सरकार नहीं बनाता, जनता भी बनाते हैं, और मीडिया का बड़ा रोल है, इंटेलेक्चुअल्स का बड़ा रोल है, इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रोल है। तो इनको नैरेटिव्स को बनाना पड़ेगा, उनको एक लोगों को मतलब उस डायरेक्शन में इस पूरे चीज़ों के लिए कि हमें इकोनॉमिक पावर, जो प्रधानमंत्री बार बार जो नारों के कई बार कहते हैं, विकसित भारत, स्वच्छ भारत मिशन, ये जो नारे हैं ये उस नैरेटिव को एक्सेप्टेबिलिटी बनाने के लिए। अब विकसित भारत इस वक्त इतनी तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है हर चीज में, तो वो एक तरीके से कि इकोनॉमिक पावर बनना है। इट्स अ फेयर पॉइंट। हम लोग शो खत्म करें, इसमें एक जो लैंड वाला मुझे याद आ रही है कि अभी हम लोग लास्ट पॉडकास्ट में चर्चा करें तो क्यों ऐसा नहीं होता। आपने सोचा कभी कि जब स्टार्टअप लिस्टिंग के लिए तैयारी कर रहा होता तो जब आप प्री आईपीओ करें तो पहले पता चलता है कि उसने फैक्ट्री अलग कर रखी है, वो पर्सनल है, और वो कंपनी उसको किराया देती है जो प्रमोटर के हाथ में जाता है। तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए लोग जमीन में पार्टिसिपेशन नहीं देना चाहते, अकेले माल खाना है उनको। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका मैं नहीं कह सकता कि कानून कोई सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं देश को सोचना पड़ेगा कलेक्टिवली कि हम क्या कर रहे हैं। जो एक क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बारिंग की पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ के लोग कैसे, ये सब मैं इसको तवज्जो नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ तवज्जो देता हूँ कि क्यों, वाई, इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि 85 के आसपास और हमारे यहाँ दोनों जगह एक ही जैसे प्रोसेस शुरू हुए थे रिफॉर्म के। चाइना 15% की ग्रोथ से लगातार एक डिकेड तक क्यों चला और हम क्यों नहीं चल पाए, हम 7 पे अटक क्यों जाते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब फूड फॉर थॉट है दर्शकों के लिए। आप सोचिए कि क्यों नहीं हो पाता, ऐसी कौन सी जिंस है जो हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। 10-11 साल मोदी जी के हो गए, उससे पहले 2 टर्म यूपीए के हो गए, उससे पहले वाजपेयी जी और बहुत सारे लोग हुए, बट स्टिल वी आर स्टक एट 6.5%। दिस इज नॉट एनफ फॉर मी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, बहुत अच्छा है, फास्टेस्ट है, बट नॉट एनफ। अगर हम चाहते हैं कि $10,000 हमारी पर कैपिटा हो तो 6.5% से तो मुझे मुश्किल लगता है। एनीवे, खैर सर, बहुत मजेदार चर्चा रही, बहुत खुल के बात की, तो इसीलिए मैं कहा था कि ये एनालिसिस है सिचुएशन का, इसका कोई बायस व्यू किसी का नहीं है। थैंक यू सो मच सर, मजा आया बातचीत करके, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इस पर डिस्कस किए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस किया, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।